हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। कोरोना काल में माँ गायत्री साइंस क्लासेस की ओर से जो ये पहल है, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मेहनत कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे और नोटबुक में उसको लिख रहे होंगे। तो डेली का डेली आप काम करते जाइएगा, लिखते जाइएगा उसको, ताकि आपको एक बार भारी नहीं लगे। तो स्टूडेंट्स, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग नॉर्मलता का निर्धारण किए थे और विलय के मात्रा का कुछ रासायनिक मात्रक हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें एक मात्रक हम लोग पढ़े थे नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का निर्धारण हम आपको बताए थे 2 केसों में बांटकर किया जाता है। पहला केस हम लोग पढ़े भी थे और पहला केस में हम लोग एक फार्मूला भी लाए थे, याद होगा आपको। और n बराबर आया था x गुना 1000 और बटा v गुना e। बोले थे यदि किसी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में आपको विलय का भार दिया हो, विलयन का आयतन दिया हो, तो आप नॉर्मलता इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। वैसे अच्छा स्टूडेंट तो बताए थे नॉर्मलता का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वही काफ़ी होता है उसके लिए। किसी भी सवाल में आप उसी फार्मूला से कोशिश कीजिए कि बनाइए। और लेकिन फिर भी अगर आपको विलय का भार, विलयन का आयतन सवाल दे दे तो कम समय में आप इस फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे और पिछले क्लास में क्वेश्चन हम बनवाए थे, आपको दिए थे ऐसे 1000 लास्ट में प्रतिशत मात्रक पढ़े थे। और प्रतिशत मात्रक में जब लास्ट वाला मात्रक हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज वेट बाय वेट, तो वो परिभाषा लिखने के बाद हम ऐसा क्वेश्चन आपको दिए थे 1000 ग्राम 10% वेट बाय वेट और NaOH का विलयन है। इसमें हमको विलय का भार निकालना था, इस NaOH का भार निकालना था। वो हम लोग निकाले भी थे और 100 ग्राम आया था। तो उसमें हम आपको बताए थे ये जो दिया है ये ग्राम भार का मात्रक होता है। पिछले क्लास में यहाँ विलयन का आयतन ही रह गया था। इससे पहले वाला जो 2 क्वेश्चन इसी टाइप का हम लिखे थे उसमें ठीक था, विलयन का आयतन ही था। और लेकिन ये चूँकि ग्राम है और जानते हैं ग्राम भार का मात्रक होता है, तो ये विलयन का भार हो जाएगा। उसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। विलयन का भार है ये, और ये प्रतिशत मात्रक है, हम लिखे भी थे ये एक मात्रक है। और NaOH इसमें विलय का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम आंसर आपको बताए थे, 100 ग्राम आया था। तो यहाँ आप केवल विलयन का भार कर लीजिए। अब आइए हम लोग आज का क्लास यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलता का निर्धारण 2 केसों में बांटकर किया जाता है। दूसरा केस आज हम लोग पढ़े, केस नंबर 2। और यदि सवाल में आपको विलय का मात्रा प्रतिशत वेट बाय वेट मात्रक में दिया हो, जैसे हम मान लिए x% वेट बाय वेट, विलय का मात्रा प्रतिशत वेट बाय वेट मात्रक में दिया है और विलयन का घनत्व मान लेते हैं हम d ग्राम पर cc। और मतलब आपको ये समझना है कि अगर किसी सवाल में विलय का मात्रा प्रतिशत वेट बाय वेट मात्रक में दिया हो और विलयन का घनत्व ग्राम पर cc मात्रक में दिया हो, तब नॉर्मलता कैसे निकाला जाता है। हम लोगों को निकालना वही नॉर्मलता है। एक नया फार्मूला यहाँ से भी आपको मिलेगा जिसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। नॉर्मलता निकालना है, इसके लिए हम लोगों को विशेष कुछ नहीं करना है। नॉर्मलता के ओरिजिनल फार्मूला को सोचिए या नॉर्मलता का परिभाषा आप याद कीजिए, आपको पता हो जाएगा। हम बताए थे आपको नॉर्मलता कहीं भी निकालना हो तो उसके लिए 2 चीज़ ज़रूरी होता है, एक विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या और दूसरा विलयन का आयतन, वो भी लीटर में।
ये दोनों पता हो जाएगा, नॉर्मलता हम लोग मौखिक बता सकते हैं। तो हमको विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या चाहिए, तो जो चाहिए वो निकालिए, आप यहाँ से पता कीजिए। हमको विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या चाहिए, और सवाल में देखिए क्या दिया, विलय का मात्रा दिया, वो भी प्रतिशत वेट बाई वेट में। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या। तो इसका मतलब लगाइए, x प्रतिशत वेट बाई वेट का क्या मतलब हुआ, इसका तो मतलब हुआ कि बिलियन है 100 ग्राम, नीचे वाला बिलियन का होता है, बिलियन का भार लेना होगा, विलय का भी भार लेना होगा। बिलियन है 100 ग्राम, उसमें विलय कितना ग्राम है, x ग्राम। x प्रतिशत वेट बाई वेट का मतलब यही हुआ कि बिलियन 100 ग्राम है और उसमें विलय x ग्राम है। तो दो चीज़ पता हो गया यहाँ से आपको पता हो गया बिलियन का भार। हम लोग प्रतिशत वेट बाई वेट का मतलब लगाए तो हम लोगों को पता चला बिलियन का भार है 100 ग्राम। लेकिन दिक्कत है, हमको बिलियन का भार नहीं चाहिए, हमको बिलियन का आयतन चाहिए नॉर्मलता के लिए, वो भी लीटर में चाहिए। तो बिलियन का आप आयतन निकालिए, हमको जो चीज़ चाहिए वो हम लोग निकालेंगे, बिलियन का आयतन। तो इसके लिए आप शायद फार्मूला जानते होंगे, हम क्लास में डिस्कस भी किए हैं, ऑफलाइन क्लास चल रहा था, जो लोग क्लास किए हैं उनको पता होगा। और एक फार्मूला हम बताए थे आपको, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। जो नए स्टूडेंट है ये कोई भारी भरकम फार्मूला है नहीं, आप पहले से भी जान रहे होंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो हमको आयतन निकालना, जो चीज़ निकालना रहता है उसको लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखता है और बाकी को राइट हैंड साइड में। तो क्या आप यहाँ से ये लिख सकते हैं V बराबर m बटा d, जहाँ m द्रव्यमान है, d घनत्व है और V आयतन है। इसका ये मतलब हुआ किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में उस पदार्थ के घनत्व से भाग दे दिया जाए तो उस पदार्थ का आयतन पता हो जाता है। तो हमको बिलियन का भार पता है 100 ग्राम और बिलियन का घनत्व पता है, सवाल देगा आपको, अभी हम मान लिए हैं d ग्राम पर cc। तो बिलियन के भार में बिलियन के घनत्व से भाग देंगे तो बिलियन का आयतन पता हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, बिलियन का भार दिया है 100 ग्राम और बिलियन का घनत्व हम मान लिए हैं d ग्राम पर cc। तो बिलियन का आयतन पता हो गया, बिलियन के भार में बिलियन के घनत्व से भाग दीजिएगा, बिलियन का आयतन निकलेगा। अब ग्राम से ग्राम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, cc ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 बटा d cc। देखिए बताए थे cc आयतन का मात्रक होता है, आयतन निकल चुका बिलियन का। लेकिन एक लफड़ा और है कि आयतन हमको लीटर में चाहिए। यहाँ देखिए आयतन आया है cc में, तो cc को लीटर में बदलना होगा और ये काम आप जानते हैं, cc को कहीं भी लीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 cc होता है। लीटर को cc में बदलना हो 1000 से गुना कीजिए, cc को लीटर में बदलना हो 1000 से भाग दीजिए। तो आप और इसमें 1000 से भाग दीजिए, cc बदल जाएगा लीटर में। तो 1000 बटा d पहले से था और इसमें 1000 से हम भाग दे दिए तो cc बदल गया होगा लीटर में। नहीं, बिलियन का आयतन पता हो गया। अब इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, d नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 d लीटर। देखिए बिलियन का आयतन हम लोग लीटर में पता कर लें। एक चीज़ तो पता हो गया, बिलियन का आयतन हम लोग पता कर लें। अब विलय का ग्राम तुल्यांकी पता करना है। हमको विलय का भार पता है, विलय का भार प्रतिशत वेट बाय वेट का मतलब लगाए तो वहाँ से हम लोगों को पता चला कि विलय कितना ग्राम है, x ग्राम नहीं। लेकिन हमको नॉर्मलता के लिए विलय का भार नहीं चाहिए, विलय का ग्राम तुल्यांकी चाहिए। तो जो चाहिए आप वो निकालिए, विलय का ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी। तो विलय के ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला हम पिछले क्लास में लिखे थे, विलय का भार बटा विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय का भार तो आपको पता है x ग्राम, विलय का तुल्यांकी भार आप मान लीजिए E, कैपिटल E। पिछले क्लास में भी माने थे, तुल्यांकी भार को E से सूचित किया जाता है। चूँकि विलय का यहाँ नाम नहीं लिया तो
तो हमको नहीं पता है विलय क्या है। विलय कुछ भी रह सकता है, ग्लूकोज विलय का काम कर सकता है, NaCl भी विलय होता है, और शर्करा भी विलय का काम करता है, यूरिया भी विलय है। तो कौन सा विलय है हमको नहीं पता है, सीधे विलय लिखा हुआ है। हम मान लेते हैं जो भी विलय होगा उसका तुल्यांकी भार है कैपिटल E। तो विलय के भार में विलय के तुल्यांकी भार से भाग दिए, विलय का ग्राम तुल्यांकी पता हो गया। अब दोनों चीज़ तैयार है। विलयन का आयतन लीटर में हम लोग निकाले हुए, विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या हम लोगों को पता है। तो नॉर्मलता का ओरिजिनल फार्मूला लगा दीजिए, आपको नॉर्मलता पता हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम ऊपर वाला मिटा के वहीं पर फार्मूला बनाएंगे। ठीक, नोट कर लिए होंगे। और आइए नॉर्मलता का जो फार्मूला था वो फार्मूला लिखिए। नॉर्मलता बराबर हम लिखे थे विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या, या सीधे आप लिख सकते हैं विलय का ग्राम तुल्यांकी बट्टा में विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। यही फार्मूला पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, एकदम ताज़ा है, पिछले ही क्लास में बताया। तो अब विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या तो हम लोग निकाले, x/E आया, तो ये हो गया x/E। विलयन का आयतन लीटर में वो भी हम लोग निकाल चुके हैं, 1/10D। तो हम लोग लिखेंगे 1/10D, 1/10D। तो यहाँ से आपको नॉर्मलता का एक नया फार्मूला मिलेगा। ये 10D बट्टा का बट्टा है, ऊपर चला जाएगा, तो 10D ऊपर गया, x ऊपर में पहले से था, ये E बट्टा में है तो नीचे लिखिए इसको, तो हो गया 10dx/E। देखिए नॉर्मलता निकालने का एक रेडीमेड फार्मूला बन के तैयार हो गया। लेकिन ध्यान रखना है, हम बताए पिछले क्लास में भी कि फार्मूला ज़रूर हम बनाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिनल फार्मूला है उसी से क्वेश्चन बनावे, चूँकि इस सब में गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे इस फार्मूला का आप इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब सवाल आपको विलयन का घनत्व दे, वो भी ग्राम पर सीसी मात्रक में, और विलय का मात्रा प्रतिशत वेट बाई वेट मात्रक में दे, तभी आप इस फार्मूला से नॉर्मलता निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मलता का जो ओरिजिनल फार्मूला हम लोग पढ़े उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसका इस्तेमाल कहीं भी आप कर सकते हैं। तो नॉर्मलता निकालने का एक और फार्मूला बना, लेकिन याद रहे नॉर्मलता निकालने का ये एक और फार्मूला बन गया, लेकिन इस फार्मूला का इस्तेमाल आप तभी कीजिएगा जब सवाल में विलय का मात्रा प्रतिशत वेट बाई वेट मात्रक में दिया हो और विलयन का घनत्व ग्राम पर सीसी में दिया हो। इस पर हम एक यूज भी आपको एक क्वेश्चन बनवा के दिखाएंगे कि इस फार्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस फार्मूला का कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा और समझ में नहीं आएगा कि ये फार्मूला कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम इस पर आपको बनवाते हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन देखें। और जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा हो, 5.3% वेट बाई वेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के विलयन का घनत्व 1.12 ग्राम पर सीसी है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें,
बड़ी अच्छा क्वेश्चन ये। 5.3% वेट बाय वेट सोडियम कार्बोनेट के विलयन का घनत्व 1.1 2 ग्राम पर सीसी है। तो इस विलयन का नॉर्मलता हम लोगों को निकालना है। और बड़ी अच्छा 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन माना जाता है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आप मौखिक भी आंसर बता सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी नया है तो हम लोग पूरा प्रोसेस से बनाएंगे ताकि बाद में आप प्रैक्टिस करते करते इसको मौखिक आंसर ये सब हो जाता है। अभी प्रोसेस से बनाना है। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, विलयन में विलय का मात्रा दिया है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन बोला है। इसका मतलब इस विलयन में विलय का काम कौन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट। जिसका विलयन कहेगा वही विलय होता है। सोडियम कार्बोनेट विलय का काम कर रहा है। इस विलय के बारे में बोला है कि ये 5.3% वेट बाई वेट है। मतलब इस विलय का मात्रा सवाल आपको दे दिया प्रतिशत वेट बाई वेट में, और विलयन का घनत्व दिया हुआ है ग्राम पर सीसी में। आपसे नॉर्मलता पूछा है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि यदि सवाल विलय का मात्रा प्रतिशत वेट बाई वेट मात्रक में दे और विलयन का घनत्व ग्राम पर सीसी में दे तो नॉर्मलता डायरेक्ट आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। नहीं तो हम पहले आपको फार्मूला से निकाल के बताते हैं। फार्मूला लिखिए और इस फार्मूला को जो चीज़ चाहिए और सवाल में दिया हुआ है तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं। नॉर्मलता का भी हम लोग फार्मूला लिखे थे 10 dx अब बचा में ई, नहीं अभी तुरंत लिखे थे। अब देखिए इसमें आप जब इस फार्मूला का यूज कीजिएगा तो इसमें ई विलय का तुल्यांकी भार है, इसका ज़रूरत होगा। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे किसी भी वैद्युत अपघटक का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, ये हम बताए थे आपको। जैसे हमको अभी सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार निकालना तो लिखते ई और उसके नीचे Na2CO3, पढ़ते सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। तो वैद्युत अपघटक का तुल्यांकी भार बराबर होता है वैद्युत अपघटक का सूत्र भार बच्चा में n फैक्टर। तो इसका सूत्र भार आप ऊपर लिखिए, फार्मूला बताए थे सूत्र भार बटा n फैक्टर। तो सूत्र भार आप निकालना जानते हैं। और सोडियम का परमाणु भार 23 ग्राम, 2 ठो है तो 23 को 2 से गुना करना होगा। कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम, 1 ठो है 12 को 1 से गुना भी कीजिएगा यही रह जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम, 3 ठो है 3 से गुना होगा, ये सूत्र भार हो जाएगा। आप गुना कर सकते हैं, ये 46 और ये 12 और ये 48। तो 48 12 60, उसमें 46 जोड़िएगा तो 106 हो जाएगा। सूत्र भार हो गया 106। और n फैक्टर निकालने के लिए बोले थे कि इसको तोड़ना पड़ेगा -99 में, तो आप तोड़ लीजिए Na2CO3। ये तो इसे टूटेगा 2Na प्लस। देखिए सोडियम 2 ठो है तो 2 आगे आ जाएगा, तोड़ना सीखिए। और सोडियम का संयोजकता 1 होता है तो धातु का जो संयोजकता होगा उतना उस पर धन आवेश आएगा। क्योंकि सोडियम का संयोजकता 1 होता है तो 1 धन आवेश आए। जोड़ और CO3, इस CO3 पर हमेशा 2 ठो ऋण आवेश रहता है। और तोड़ने के बाद आप देख लीजिएगा धनायन पर जितना धन आवेश होगा ऋणायन पर उतना ही ऋण आवेश होना चाहिए। अगर ऐसा है इसका मतलब आप सही तोड़े। और जैसे देखिए 1 सोडियम पर यहाँ 1 प्लस है तो 2 सोडियम पर 2 प्लस हुआ। धन आवेश का संख्या 2, ऋणायन पर ऋण आवेश का संख्या भी 2, बराबर है दोनों, इसका मतलब ये सही टूटा हुआ है। तो चूँकि धनायन पर धन आवेश का संख्या 2 है तो n फैक्टर सोडियम कार्बोनेट का 2 हो जाएगा। या चाहे ऋणायन पर ऋण आवेश का संख्या 2 है, किसी एक पर देखना तो सोडियम कार्बोनेट का n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रखते तो यहाँ से पता हो जाता सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53, पता हो गया। सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 होता है। तो अब आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फार्मूला में 10 है तो 10 लिखिए। डी क्या है, विलयन का घनत्व, और घनत्व ग्राम पर सीसी में चाहिए। सवाल में घनत्व ग्राम पर सीसी मात्रक में ही दिया है, जो चाहिए हूबहू वही दिया है। तो आप डी के जगह पर क्या रख दीजिएगा 1.12। अच्छा एक्स क्या है, विलय का मात्रा, प्रतिशत वेट बाय वेट मात्रक में होना चाहिए। तो प्रतिशत वेट बाय वेट मात्रक में विलय का मात्रा दिया है 5.3%। नहीं तो देख रहे हैं एक्स यही है 5.3। जितना % वेट बाय वेट होगा एक्स का वैल्यू वही होगा।
तो x के जगह पर क्या रख दीजिएगा 5.3। और तुल्यांकी भार का जहाँ तक सवाल है वो अभी हम निकाल के आपको बताएं। सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 होता है। H2SO4 का पिछले क्लास में निकाले थे 49 आया था। आपको सुनते सुनते याद हो जाए और निकालना सीख लीजिएगा तो अति उत्तम, आप कहीं भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे अगर आप 10 से गुना कर देते तो ये दशमलव खत्म हो जाता, तो ये हो जाता 53। आइए भी 53 से 53 कैंसिल हो गया नहीं। और अच्छा ये 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1.12। तो नॉर्मलता हमको पता हो गया बिलियन का क्या 1.12। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए। हाँ लेकिन इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं है। आप जो मेथड सही वाला है उससे बनाइएगा, उसमें दिमाग का इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे बना सकते हैं। और एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर क्या नॉर्मलता का मात्रक भी होता है, तो हम बता दें कि सही में नॉर्मलता का मात्रक होता है। तो मात्रक फार्मूला से निकाला जाता है। फिजिक्स में पहला ही चैप्टर +1 में कहीं भी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा मात्रक कैसे निकाला जाता है। फार्मूला याद है, आप मात्रक अपने से निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या बट्टा में बिलियन का आयतन लीटर में। मतलब ऊपर में क्या रहता है, विलय का ग्राम तुल्यांकी, ऊपर में रहता है विलय का ग्राम तुल्यांकी, और नीचे क्या रहता है बिलियन का आयतन। किस मात्रक में, लीटर में। तो हम नीचे लिख देते हैं लीटर। यही होता है नॉर्मलता का मात्रक। नॉर्मलता का मात्रक कोई पूछे तो आप यही कहिए ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। तो फार्मूला से आप मात्रक बता सकते हैं, बड़ी आसान होता है ये काम। नॉर्मलता का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। आप इसमें मात्रक जोड़ भी सकते हैं, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। इस बिलियन का नॉर्मलता पूछा था, नॉर्मलता निकाले 1.12 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हमको लगता है बहुत अच्छा से आप समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इसको आप कहिएगा कि सर जो कंसेप्चुअल मेथड है उससे बनाइए, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे बना एक तरीके से और हम बना देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो नोट कर लिए होंगे। इसी क्वेश्चन को देखिए एक और तरीके से हम लोग बनाएंगे। हम बताए थे उसी तरीके से आपको बनाना है, उसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। दूसरा तरीका उसी क्वेश्चन को बनाने का, क्या निकालना था, नॉर्मलता। और नॉर्मलता के लिए क्या क्या चाहिए, दो चीज़, एक विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या, दूसरा बिलियन का आयतन लीटर में। तो हम लोग जो चाहिए निकालेंगे। सवाल में दिया था विलय का मात्रा x% वेट बाय वेट, जहाँ 5.3% दिया है। सवाल आप पढ़िए, उसमें दिया है सोडियम कार्बोनेट का मात्रा क्या 5.3% वेट बाय वेट। तो उसका मतलब लगाइएगा तो वहाँ से दो चीज़ पता होगा, विलियन का भार कितना ग्राम, विलियन का भार पता हो गया और 5.3 ग्राम, सॉरी बिलियन का भार पता हो गया 100 ग्राम नहीं। और लेकिन हमको बिलियन का भार नहीं चाहिए, बिलियन का आयतन चाहिए, नॉर्मलता निकालना है। तो आप आयतन निकाल लीजिए, बड़ी आसान, ऐसा काम हम एक बार और किए हैं। और बिलियन का आयतन बराबर घनत्व से भाग देना होगा। द्रव्यमान को आयतन में, ये द्रव्यमान है बिलियन का, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। द्रव्यमान को आयतन में बदलना हो, घनत्व से भाग दीजिए। तो 100 ग्राम और बिलियन का घनत्व, देखिए सवाल दिया 1.12 ग्राम पर सीसी। तो ग्राम से ग्राम यहाँ कैंसिल हो गया, सीसी ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 100 बट्टा में 1.12 सीसी नहीं, ये हो गया। लेकिन हमको आयतन लीटर में चाहिए, ये भी आप जानते हैं। तो 1000 से भाग देना होगा, सीसी बदल जाएगा लीटर में। बड़ी आसान, ऐसा काम हम पहले भी किए। तो 100 बट्टा 1.12 और इसमें 1000 से आप भाग दे दीजिए, सीसी बदल गया लीटर में। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 1 बट्टा ये 10 और गुना 1.12 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। आंसर वही आएगा फिर, इतना लीटर।
विलयन का आयतन पता हो गया। अब विलय का भार कितना, विलय का काम सोडियम कार्बोनेट कर रहा है, उसका भार 5.3 ग्राम, 5.3% वेट बाई वेट का मतलब यही हुआ। विलयन 100 ग्राम, विलय 5.3 ग्राम। विलय का काम कौन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट। आप ये भी लिख सकते थे Na2CO3 का भार। तो हमको क्या चाहिए, विलय का हमको भार नहीं चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए। यहाँ ये आप लिखिए, ठीक रहेगा। Na2CO3 का भार दिया और Na2CO3 का हमको ग्राम तुल्यांकी चाहिए, ग्राम तुल्यांकी। तो क्या करना होगा, ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला होता है भार बटा तुल्यांकी भार। तो सोडियम कार्बोनेट का भार 5.3 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार अभी तुरंत निकाले थे 53। तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा क्या, 53। तो यहाँ से ग्राम तुल्यांकी पता हो जाएगा, ग्राम तुल्यांकी पता हो गया 1/10। और विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या पता हो गया कितना, 1/10। अब आप नॉर्मलता वाला जो ओरिजिनल फार्मूला है लगा दीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए तो नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या, बार बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या पता है 1/10 और विलयन का आयतन लीटर में वो पता है और 1/10 गुना 1.12 नहीं। तो चूँकि ये बट्टा का बट्टा है तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/10 गुना 10 गुना 1.12 बटा 1, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आपका फिर आंसर वही आ जाएगा 1.12। तो नॉर्मलता पता हो गया 1.12। आंसर वही रहेगा, तरीका बदल गया। और अभी जो तरीका हम लोग इस्तेमाल किए इसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। देखिए हमको ग्राम तुल्यांकी बार बार निकालना पड़ रहा है, तो आप सीख जाइएगा, बार बार जो काम कीजिएगा बड़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। बार बार आप विलयन के आयतन को लीटर में बदल रहे हैं, इसमें आप और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसमें दिमाग का इस्तेमाल है। आप भी कोशिश कीजिएगा इस तरीके से बनाए। वैसे आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, कोई ये नहीं है, उससे भी बनाइएगा, आंसर यही आएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छा से। दोनों तरीक़ा से हम आपको बता दिए। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी आ जाए आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन देखिए, दोनों तरफ से होता है। हम ही सिर्फ बनाते रहेंगे तो आप नहीं सीख पाइएगा, आपको भी अपना कुछ कोशिश करना पड़ेगा। आप जानते हैं शुरू से क्लास में भी जब हम बताते हैं तो कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, क्लास में कुछ होमवर्क दिया जाता है, आप उसको घर पर कोशिश करते हैं बनाने का, तो अच्छा से आप समझ पाइएगा, उस चीज़ को समझ जाते हैं कि कैसे क्या है। तो आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। हम एक दो क्वेश्चन देंगे जिस पर आप कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, अगला क्लास जब भी होगा आपको बता देंगे कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन आपको पहले कोशिश करना होगा। एक दो क्वेश्चन हम देंगे जिसको आप अपने से कोशिश कीजिएगा, इसी टाइप का होगा, नॉर्मलता ही निकालना होगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन ये लिखें कि 20% वेट बाई वॉल्यूम, 20% वेट बाई वॉल्यूम बेरियम सल्फेट BaSO4 के विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। देखिए बड़ी अच्छा क्वेश्चन, कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बनाइएगा, दिमाग का इस्तेमाल है। तो आप खुद इस पर कोशिश कीजिएगा, पहले नहीं बनेगा तो हम आपको बता देंगे, आपको घबराना नहीं है। और नॉर्मलता ही निकालना है तो आप नॉर्मलता के लिए जो जो चीज़ चाहिए आप इसमें से ढूंढ के निकाल लीजिएगा, फिर नॉर्मलता का ओरिजिनल फार्मूला लगा दीजिएगा, आपको आंसर पता हो जाएगा, ठीक। और एक इसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपको ऐसा दिया हो 25% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट
Na2CO3 के विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। नॉर्मलता ज्ञात करें। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये भी क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने से कोशिश कीजिएगा। अभी हम तत्काल और इससे आगे बढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उस पर क्वेश्चन वगैरह सब आएगा। आप ये होमवर्क नोट कर लीजिए और कोशिश करना। ठीक। और देखिए लिखे हैं मिली तुल्यांकी का निर्धारण। अगला टॉपिक है मिली तुल्यांकी का निर्धारण। और इसमें आप ये सीखिएगा कि मिली तुल्यांकी का संख्या कैसे निकाला जाता है। और बड़ी आसान होगा, जो आप पढ़े हैं उसी से हम लोगों को मिली तुल्यांकी का संख्या पता हो जाता है। तो देखिए मिली तुल्यांकी कैसे निकाला जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि नॉर्मलता बराबर होता है अविलय का ग्राम तुल्यांकी और बचा में विलयन का आयतन होना चाहिए लीटर। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ये इतना बार तो आ चुका, 3-4 बार कि अब नहीं चाहते हुए भी आपको नॉर्मलता का फार्मूला याद हो गया। हमको लोगों को ग्राम तुल्यांकी, इसमें देखिए फार्मूला देखने से लगता है कि ग्राम तुल्यांकी, इसमें विलय का ग्राम तुल्यांकी हम लोगों को निकालना है अभी मिली तुल्यांकी। तो उसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। देखिए आप ऊपर भी 1000 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 1000 से गुना कर दीजिए। तो लीटर को आप जब 1000 से गुना करते हैं तो वो किस में बदल जाएगा, सीसी में। 1 लीटर में 1000 सीसी होता है। और ऊपर 1000 से गुना कीजिएगा तो ग्राम तुल्यांकी बदल जाएगा मिली तुल्यांकी में। आप याद रखिए 1 ग्राम तुल्यांकी बराबर 1000 मिली तुल्यांकी होता है। 1 ग्राम तुल्यांकी में कितना मिली तुल्यांकी, तो 1000 मिली तुल्यांकी होता है। मिली तुल्यांकी ये देखिए हम लिख भी दिए, आपको ये वैसे याद रखना है। और तो ऊपर जो आप 1000 से गुना कीजिएगा तो वो ग्राम तुल्यांकी को बदल देगा मिली तुल्यांकी में। और नीचे 1000 से गुना कीजिएगा तो लीटर बदल जाएगा सीसी में। नहीं, और ये हम लोगों का मैथमेटिकल अधिकार है, किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। ऊपर भी 1000 से गुना करें, नीचे भी गुना करें, वैसे भी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसका हमको ज़रूरत है। और 1000 से ग्राम तुल्यांकी को गुना करेंगे तो बदल जाएगा मिली तुल्यांकी में। लीटर को 1000 से गुना करेंगे बदल जाएगा सीसी में। तो देखिए आपको फार्मूला आप ये भी लिख सकते हैं, नॉर्मलता का फार्मूला आप ये भी लिख सकते हैं, विलय का मिली तुल्यांकी। वो तो जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा चीज़ अपने आप आगे बढ़ते जाता है। विलय का मिली तुल्यांकी बचा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। लेकिन क्या इस बार लीटर में होगा, नहीं, सीसी में। 1000 से गुना किए थे तो ये लीटर किस में बदल गया था, सीसी में। तो आप नॉर्मलता का ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर विलय का मिली तुल्यांकी बटा विलयन का आयतन सीसी में। अगर आप विलय का ग्राम तुल्यांकी लेते हैं तो विलयन का आयतन लीटर में लेना होगा, और अगर आप विलय का मिली तुल्यांकी लेते हैं तो विलयन का आयतन सीसी में लेना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये अगर आपको पता है तो आप यहाँ से तब जो अच्छा स्टूडेंट है वो कहेगा कि सर तब तो नॉर्मलता का परिभाषा भी हम एक यहाँ दे सकते हैं। जैसे ये फार्मूला हम लिखे थे तो वहाँ नॉर्मलता का परिभाषा क्या दिए थे, 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकी के संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है।
तब कोई कहेगा कि सर इस फार्मूला से तो परिभाषा हम एक और दे सकते हैं कि 1 सीसी, जो चीज़ नीचे रहता है उसका मतलब इकाई, तो 1 सीसी विलयन में उपस्थित विलय के मिली तुल्यांकी के संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। ये परिभाषा भी होता है नॉर्मलता का। अगर परीक्षा में आपसे पूछ दे कि नॉर्मलता क्या है, तो आप दोनों में से जो परिभाषा आपको अच्छा लगे कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। और आप समझ गए होंगे कि आयतन लीटर में लिया जाता है तो विलय का ग्राम तुल्यांकी लेना होता है, आयतन सीसी में लिया जाता है तो विलय का मिली तुल्यांकी लेना होता है। तो यहाँ से आप एक परिभाषा भी लिख सकते थे, हम लिख देते हैं। 1 सीसी विलयन में उपस्थित और विलय के मिली तुल्यांकी के संख्या को और नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं, ये भी नॉर्मलता का परिभाषा होगा, तो वो भी हम लिख दिए। अब आप कहिएगा कि सर आप तो विलय के मिली तुल्यांकी का संख्या निकालने वाले थे, ये आप नॉर्मलता का एक और परिभाषा दे रहे हैं। अभी तो विलय का मिली तुल्यांकी निकालना, तो आप इसी फार्मूला से विलय का मिली तुल्यांकी निकाल सकते हैं। आप देखिए, और विलयन का आयतन सीसी में है, बट्टा में है, उसको बराबर के इस साइड लाइएगा तो गुना में आ जाएगा। नहीं, मैथमेटिक्स में तो दायां बायां करना आप जानते होंगे। और विलयन का आयतन सीसी में है, बराबर के, ये अभी देखिए भाग में है, तो इसको बराबर के इस साइड लाइएगा तो गुना में आ जाएगा। तो बताइए उधर क्या बच जाएगा? उधर बच जाएगा विलय का मिली तुल्यांकी। हम उधर वाले को पहले लिख लेते हैं, और विलय का मिली तुल्यांकी, विलय का मिली तुल्यांकी, ये बराबर इधर क्या हो गया, ये वाला नॉर्मलता तो था ही, तो नॉर्मलता, विलयन का आयतन इधर भाग में था, इधर लाए थे गुना में आ गया था, तो गुना में हो गया विलयन का आयतन, लेकिन आयतन होना चाहिए सीसी में। तो देखिए विलय के मिली तुल्यांकी का संख्या निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग बना लिए कि विलयन का आयतन सीसी मात्रक में लेकर अगर विलयन के नॉर्मलता से गुना कर दिया जाए तो उस विलयन में जो भी विलय होगा उसके मिली तुल्यांकी का संख्या पता हो जाएगा। बड़ी काम का ये फॉर्मूला है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनता है। विलयन का आयतन सीसी मात्रक में लेके नॉर्मलता से गुना कर दीजिएगा तो विलय के मिली तुल्यांकी का संख्या पता हो जाता है। और जैसे आप कहिएगा सर इसमें भी तो आप वैसे कर सकते हैं, विलयन का आयतन लीटर में है, बराबर के इस साइड लाते गुना में आ जाता, तो विलय का ग्राम तुल्यांकी बराबर हो जाता नॉर्मलता गुना विलयन का आयतन लीटर में। हाँ, आप कर सकते हैं, मतलब विलयन का आयतन लीटर में लेके उसको नॉर्मलता से गुना कीजिएगा तो विलय का ग्राम तुल्यांकी आपको पता होगा, लेकिन विलयन का आयतन सीसी मात्रक में लेके नॉर्मलता से गुना कीजिएगा तब आपको विलय के मिली तुल्यांकी का संख्या पता होगा। तो देखिए विलय का मिली तुल्यांकी निकालना हम लोग सीख गए। विलयन का आयतन अगर देता है सीसी मात्रक में सवाल, तो उसको विलयन के नॉर्मलता से गुना कीजिए, मिली तुल्यांकी पता हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस पर हम करवाएंगे आपको, तब आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी तो फार्मूला बना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चेक, बिना क्वेश्चन आप और नहीं समझ पाइएगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है, तो हम आपको इस पर एक क्वेश्चन भी बताएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसे क्वेश्चन ऐसा हो कि 100 सीसी 1 NaOH का विलयन है। बहुत सारा सवाल इस पर भरा पड़ा हुआ रहता है, पढ़ने के बाद आप बनाइएगा, सब बनेगा। 100 सीसी 1 NaOH का विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। विलयन का नॉर्मलता पता है 1, और विलयन का आयतन पता है 100 सीसी। तब आपसे अगर पूछे कोई
कि बताइए इस विलयन में NaOH का द्रव्यमान क्या है, NaOH कितना ग्राम घुला हुआ है। तो हम लोग NaOH का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, NaOH का मात्रा बता सकते हैं कि विलयन में NaOH कितना ग्राम है। तो आप अभी जो पढ़े हैं उस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप पता लगाइए इस विलयन में विलय का काम कौन कर रहा है, NaOH का विलयन है, विलय NaOH। तो NaOH का आप क्या निकाल सकते हैं, मिली तुल्यांकी। उसके लिए क्या करना होगा, विलयन का आयतन Cc में लेके नॉर्मलता से गुना करना होगा। तो क्या हम लिखें, यहाँ विलय का काम NaOH कर रहा है तो विलय की जगह लिखें NaOH का मिली तुल्यांकी, NaOH का मिली तुल्यांकी। इसी सबसे दिमाग का विकास होगा, आपका सोचने का जो शक्ति है वो बढ़ेगा। ये निकालना है तो नॉर्मलता, इस विलयन का नॉर्मलता दिया है 1, 2 देता तो 2 लेते, चूँकि अभी 1 दिया है 1 लिए। और इसको विलयन का आयतन Cc में लेके गुना करना, तो विलयन का आयतन Cc में दिया है कितना, 100। Cc का मतलब बोतल वाला Cc आप यहाँ मत समझिए, Cc आयतन का मात्रक होता है, ये पहले भी हम डिस्कस किए। तो इसको 100 से आप गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100। मतलब इस विलयन में NaOH कितना मिली तुल्यांकी है, 100 मिली तुल्यांकी है। अगर मिली तुल्यांकी पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन NaOH का आपसे भार पूछ रहा है, NaOH कितना ग्राम घुला हुआ है ये पूछ रहा है, NaOH का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो मिली तुल्यांकी निकल गया, मिली तुल्यांकी निकल गया तो आप ग्राम तुल्यांकी निकाल सकते हैं, NaOH का ग्राम तुल्यांकी। अभी आपको बताए थे कि 1 ग्राम तुल्यांकी बराबर होता है 1000 मिली तुल्यांकी। तो अगर मिली तुल्यांकी को ग्राम तुल्यांकी में बदलना, 1000 से भाग देना होगा। ग्राम तुल्यांकी को मिली तुल्यांकी में बदलना होगा तो 1000 से गुना करना होगा। अभी तुरंत बताए 1 ग्राम तुल्यांकी बराबर 1000 मिली तुल्यांकी, नहीं तो ग्राम तुल्यांकी को मिली तुल्यांकी में बदलना है, 1000 से गुना करेंगे। मिली तुल्यांकी को ग्राम तुल्यांकी में बदलना है, 1000 से भाग दें। तो ये तो मिली तुल्यांकी है ना, इसमें अगर आप 1000 से भाग दे दीजिएगा तो ये बदल गया होगा ग्राम तुल्यांकी में। तो कहिएगा तब तो सर ये हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो 1/10, या 1/10 को आप लिख सकते हैं 0.1। तो इस विलयन में अगर NaOH का ग्राम तुल्यांकी पूछता तो आंसर वही होता 1/10 या 0.1, लेकिन हमको ग्राम निकालना, NaOH का द्रव्यमान निकालना। अब निकल जाएगा। ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ का भार बटा तुल्यांकी भार, नहीं तो पदार्थ NaOH का भार हमको नहीं पता इस विलयन में क्या है, मान लेते हैं NaOH का भार है x। हम एक बार फॉर्मूला भी लिख देते हैं, NaOH का ग्राम तुल्यांकी निकालना है तो NaOH का भार ऊपर रखिए और उसमें NaOH के तुल्यांकी भार से भाग दीजिए। ये ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला होता है, भार बटा तुल्यांकी भार। जिसका ग्राम तुल्यांकी निकालना उसका भार ऊपर, उसका तुल्यांकी भार नीचे। तो ये क्या हो गया 1/10, नहीं भार निकालना है। हम मान लेते हैं NaOH का भार इस विलयन में है x ग्राम, यही पता करना है x। NaOH का तुल्यांकी भार होता है 40। अब आपको हम निकाल के भी दिखा देते हैं, ये पहली बार आया। ये भी वैद्युत अपघटय है तो इसका सूत्र भार ऊपर रखिए। सोडियम का परमाणु भार 23 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो आपको ये हो जाएगा 40। सबको जोड़िएगा। और आप जानते हैं NaOH कैसे टूटता है, NaOH तो ऐसे टूटता है Na+ और जोड़ OH- ऐसे टूटता है। तो धनायन पर कुल आवेश का संख्या 1 है तो n फैक्टर इसका 1 हो गया। मतलब NaOH का तुल्यांकी भार भी 40 होता है, सूत्र भार भी 40 होता है। आप 40 में 1 से भाग भी दीजिएगा तब भी तो 40 ही रह जाएगा। तो NaOH का तुल्यांकी भार पता हो गया 40 और इधर हो गया 1/10, जैसे है तैसे। 40 को उधर ले जाइए, गुना में चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/10 गुना 40। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब x क्या माने थे, NaOH का भार, तो NaOH का भार पता हो गया 4 ग्राम, x का वैल्यू आया 4 ग्राम। मतलब इस विलयन में NaOH कितना ग्राम है, 4 ग्राम है। एक बार आओ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो
इस टाइप का क्वेश्चन कहने का मतलब सवाल विलयन का आयतन सीसी में दे, नॉर्मलता दे, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा तो विलय के मिली तुल्यांकी का संख्या पता हो जाएगा। उसमें आप 1000 से भाग दीजिएगा तो विलय के ग्राम तुल्यांकी का संख्या पता हो जाएगा। ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला लगा दीजिए, भार बटा तुल्यांकी भार। भार निकालना था विलय का, मान लिए x ग्राम है, और तुल्यांकी भार जो भी होगा, जैसे NaOH का 40 होता है तो 40 रखे, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू पता हो जाएगा कि कितना होगा, और वही आंसर हो जाएगा कि उस विलयन में NaOH 4 ग्राम घुला हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है, इसको भी एक और मेथड से हम बना सकते हैं। साइंस में तो एक ही क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन आप पहले इसको नोट कर लीजिए, तो हम एक और तरीका से बनाएंगे जो आपको और आसान लगेगा। इससे नोट कर लीजिए। हाँ, उसी क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये था, दूसरा तरीका, 100 cc 1 n NaOH का विलयन। यही था, इसको दूसरा तरीका से हम बनाते हैं। और इसमें करना क्या था, विलय का भार निकालना था। तो एक तरीका से हम निकाले 4 ग्राम आया, दूसरा तरीका से भी वही आंसर आएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो सिर्फ आप नॉर्मलता को पकड़ लीजिए और उसका मतलब लगा दीजिए, आपको पता हो जाएगा उसमें विलय कितना ग्राम है। जैसे इस विलयन का नॉर्मलता कितना दिया है, 1, तो नॉर्मलता 1 है किसी विलयन का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो ये मतलब हुआ कि 1 लीटर विलयन में विलय कितना ग्राम तुल्यांकी है, 1 ग्राम तुल्यांकी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी को ही नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में विलय 1 ग्राम तुल्यांकी है, मतलब विलयन का नॉर्मलता 1 है, या विलयन का नॉर्मलता 1 है तो इसका मतलब हुआ 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी विलय। अगर नॉर्मलता 2 है तो 1 लीटर विलयन में 2 ग्राम तुल्यांकी विलय। नॉर्मलता 5 है तो 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम तुल्यांकी विलय। यहाँ नॉर्मलता 1 है, तो इसका ये मतलब हुआ 1 लीटर विलयन। हम लिखते हैं, देखिए एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, 1 लीटर विलयन। और या 1 लीटर विलयन को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 cc विलयन, ये भी लिख सकते हैं। 1 लीटर में 1000 cc होता है। और इसमें NaOH कितना ग्राम तुल्यांकी, 1 ग्राम तुल्यांकी। नॉर्मलता 1 है तो विलय 1 ग्राम तुल्यांकी। विलय का काम यहाँ NaOH कर रहा है। और आपको बता दें कि 1 ग्राम तुल्यांकी कोई भी पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना उसका तुल्यांकी भार होता है। ये आप समझ भी सकते हैं। ग्राम तुल्यांकी बराबर क्या लिखे थे, बड़ी बारीकी से देखना होगा। ग्राम तुल्यांकी बराबर होता है पदार्थ का भार बटा तुल्यांकी भार। देखते देखते आपको याद हो जाएगा। तो बताइए, ग्राम तुल्यांकी का संख्या अगर 1 होगा तो ये भार बटा तुल्यांकी भार जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, नहीं तो आप तुल्यांकी भार इधर भाग में है, इधर लाते तो क्या हो जाता, उधर रह जाता भार, इधर क्या तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार मतलब अगर ग्राम तुल्यांकी का संख्या 1 है तो पदार्थ का भार वही होगा जो उसका तुल्यांकी भार होता है। तो उसी को लोग याद रखता है कि 1 ग्राम तुल्यांकी किसी भी पदार्थ का भार उतना ही होगा जितना उसका तुल्यांकी भार होगा। और NaOH का तुल्यांकी भार अभी निकाले थे 40, तो 1 ग्राम तुल्यांकी NaOH का भार कितना ग्राम, 40 ग्राम। नहीं, ये लिख सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांकी NaOH बराबर 40 ग्राम। अच्छा, अब आइए, तो 1000 cc विलयन में 40 ग्राम NaOH। आप एक नियम लगा दीजिए, चूँकि 1000 cc विलयन ये बराबर है 40 ग्राम NaOH, नहीं तो आप 1 cc में निकाल सकते हैं, 1000 बट्टा में चला जाएगा, 40 बट्टा 1000 ग्राम NaOH, नहीं
और लेकिन क्वेश्चन में हमको बिलियन का आयतन देखिए दिया था 100 सीसी, तो हम लोगों को तो 100 सीसी बिलियन में निकालना है NaOH कितना ग्राम है। तो 1 सीसी में निकल गया तो 100 सीसी में भी आप निकाल सकते हैं। इसीलिए 100 सीसी बिलियन में NaOH का द्रव्यमान निकालना है। इस बार तो ये गुना में जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 40/1000 गुना 100, इतना ग्राम NaOH। अब तो गुना भाग रह गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए फिर आया 4। चूँकि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखना होगा, ग्राम। तो इस बिलियन में विलय कितना ग्राम है, 4 ग्राम है। पहले भी 4 ग्राम आया था, आंसर थोड़े बदलेगा, तरीका बदल गया, आंसर तो वही रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप जो तरीका आपको अच्छा लगे किसी एक तरीका से बनाना है। दोनों तरीका अच्छा है, दोनों में दिमाग का इस्तेमाल है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन फिर हम होमवर्क देंगे जिसको आपको अपने से बनाना होगा। हम इसी टाइप से बिलियन का आयतन दे देंगे, नॉर्मलता दे देंगे, आपसे पूछेंगे उस बिलियन में विलय कितना ग्राम है। यही काम आपको एक बार अपने से करना है। जो स्टूडेंट अपने से, और एक हम बना दिए, एक आप इसी टाइप का अपने से बना लीजिएगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आएगा आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग भी मेहनती हैं, नहीं, हम देखे हैं आप लोगों का मेहनत। और बिहार में जो भी स्टूडेंट है मेहनती स्टूडेंट होता है, बहुत नए बच्चे भी जुड़े हैं इससे, और हमें खुशी है इस बात को लेकर कि जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है उसको कुछ सीखने को मिल रहा है। परीक्षा में उसका फ़ायदा भी उसको आएगा, चूँकि इस परिस्थिति में अभी जो पढ़ाई बंद रहता है आप लोगों का, वो इस परिस्थिति में भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इसी टाइप का क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे। और देखिए क्वेश्चन आपको बनाना ये है, हम 2 क्वेश्चन पहले दिए हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। 500 सीसी 2N H2SO4 के विलयन में H2SO4 का भार ज्ञात करें। H2SO4 का भार ज्ञात करें, ये क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में भी बिलियन का आयतन दिया सीसी में, नॉर्मलता दिया है 2, नहीं, और विलय का नाम लिया है H2SO4। आपसे पूछा है कि इस बिलियन में H2SO4 का भार क्या है, उसका वो कितना ग्राम है। तो हूबहू वही काम आपको कर देना था। बिलियन का आयतन सीसी में है, नॉर्मलता दिया है, दोनों को गुना कर देते थे, H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट हो जाता, उसमें 1000 से भाग देते थे, H2SO4 का ग्राम तुल्यांकी हो जाता। ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला मान लेते, फॉर्मूला होता है भार बटा तुल्यांकी भार। मान लेते इस बिलियन में H2SO4 x ग्राम है, तो भार के जगह x, H2SO4 का तुल्यांकी भार तो आप जानते हैं 49, निकाल लेते, x बटा 49 इधर हो गया, इधर दोनों को गुना करने से जो आएगा उसमें 1000 से भाग आप दिए हैं, तो जो भी आएगा वो आप लिखिएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको पता हो जाएगा। दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं, तो थोड़ा हम हिंट भी कर दिए ताकि आप इसको अपने से कोशिश कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। और अगर नहीं बनेगा आप कहिएगा तो बना भी दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से नॉर्मलता कंप्लीट हो गया। हम लोग नॉर्मलता एक मात्रक पढ़ लिए। नॉर्मलता बड़ी इम्पोर्टेंट था, ढेर सारा क्वेश्चन नॉर्मलता पर न्यूमेरिकल टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है। सब्जेक्टिव पूछेगा नॉर्मलता क्या है, उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद नॉर्मलता से संबंधित थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, हमको पूरा विश्वास है आप उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन आपसे बनेगा। पूरा कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़े, तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन था वो भी हम आपको करवा दिए। नॉर्मलता से रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप कोशिश भी कर सकते हैं, बनेगा। तो एक मात्रक हम लोग पढ़ लिए, इसको नोट कीजिए।
बनाइएगा इसको अपने से। विलय के मात्रा का दूसरा मात्रक है मोलरता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। मोलरता को इंग्लिश में मोलारिटी कहा जाता है। ये देखिए ऐसे लिखा जाता है मोलारिटी। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। आप जो भी न्यूमेरिकल वाला चैप्टर पढ़िएगा, रासायनिक बलगतिकी, वैद्युत रसायन और इस टाइप का जो भी चैप्टर है, +1 का चैप्टर बहुत सारा है, तो वहाँ पर आपको इसका खूब उपयोग मिलेगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग मोलरता का देखते हैं कि परिभाषा क्या होता है। परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका क्या मात्रक होगा, उसी से ढेर सारा चीज़ आपको पता हो जाएगा। मोलरता इसका परिभाषा ये लिखा जाता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल के संख्या को मोलरता कहा जाता है। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल के संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो परिभाषा से देखिए आप, इसमें भी आपको पता चलेगा कि अगर मोलरता निकालना हो तो बिलियन का आयतन कितना रखा जाता है, 1 लीटर। परिभाषा में ही 1 लीटर लिखें और उस 1 लीटर बिलियन में विलय का जो भी मोल का संख्या होगा वही उस बिलियन का मोलरता होता है। और जैसे 1 लीटर बिलियन में विलय 2 मोल है तो उस बिलियन का मोलरता 2 होगा। और 1 लीटर बिलियन में अगर विलय 5 मोल है तो उस बिलियन का मोलरता 5 होगा। नहीं, बड़ी आसान होता है। आप यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हैं मोलरता का। मोलरता को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। मोलरता ब्रैकेट में कैपिटल M, और ये बराबर होता है विलय का मोल और बटा में बिलियन का आयतन। और बिलियन का आयतन भी यहाँ भी आपको लीटर में लेना, हम ब्रैकेट में यहाँ भी लिख दिए लीटर। उसी टाइप का फार्मूला नॉर्मलता आप पढ़े थे जैसे, और वैसे ही मोलरता का फार्मूला है विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर। फ़र्क सिर्फ ये है कि नॉर्मलता वाला फार्मूला में यहाँ क्या लिखे थे, विलय का ग्राम तुल्यांक, और उसमें भी बिलियन का आयतन लीटर में था। और यहाँ पर ग्राम तुल्यांकी नहीं है, विलय का मोल है। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि बिलियन का, कहीं भी बिलियन का मोलरता निकालना हो तो 2 चीज़ चाहिए, एक तो विलय का मोल चाहिए और दूसरा बिलियन का आयतन चाहिए लीटर। ये दोनों आप पता कर लीजिएगा। मोलरता तो बिना कलम उठाए हम लोग बता सकते हैं, नहीं, एक छोटा सा भाग दीजिएगा, मोलरता पता हो जाएगा। और फिर यहाँ आपको बता दें, जैसे एक स्टूडेंट पूछा था कि नॉर्मलता का क्या मात्रक भी होता है, हम बता भी दिए, हाँ होता है, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। नहीं, तो मोलरता का भी मात्रक होगा। देखिए ऊपर में मोल है और नीचे में क्या है, लीटर। तो मोलरता का कोई मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। तो ये सब आसान है, आप अपने से भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हुआ। अब फिर मोलरता का फार्मूला बन गया, तो मोलरता निकाला कैसे जाता है, इसको भी हम लोग 2 केस में पढ़ेंगे। जैसे नॉर्मलता में 2 केस पढ़े थे, वैसे ही मोलरता को भी 2 केस में बांटकर अध्ययन किया जाता है। नहीं, तो चूँकि आज मैथ का भी वीडियो है, फिजिक्स का भी बना है और मेरा केमिस्ट्री अभी बन रहा है, तो और इतना हम लोग रखते हैं, कम नहीं है।
नॉर्मलता हम लोग कंप्लीट कर लिए, मूलरता का परिभाषा भी लिख लिए, फॉर्मूला भी लिख लिए। अगले क्लास में आपको हम बताएंगे कि मूलरता निकाला कैसे जाता है। मूलरता निकालने का जो 2 केस है वो दोनों केस भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। और अच्छे से आप पढ़िए। एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर अगर कहीं भी दिक्कत होगा पढ़ेंगे और उसमें कहीं समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको बता दें हम लोग पूरा ये कोशिश कर रहे हैं, पूरा इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ा जाए, और ताकि आपको वो नौबत ही नहीं आवे कि आपको दिक्कत हो कहीं भी समझने में। पूरा तोड़ के बताया जा रहा है। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट ऑफलाइन क्लास बंद हो रहा है, नहीं। और आपको जो भी दिक्कत होगा उसको टिक कर लीजिएगा। जब भी क्लास खुलेगा आप आइएगा, हम लोग अलग से आपको वो पूछने का मौका देंगे, आप आगे पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ का आप इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और वैसे आप ध्यान से वीडियो देखिएगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी इसको देख रहे हैं, तो कोशिश ये किया जा रहा है कि थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं हो। आप ध्यान से अगर देखते हैं तो जो भी क्वेश्चन है या थ्योरी है पूरा तोड़ के बताया जाता है। फिर भी बाय द वे अगर दिक्कत होता है तो क्लास जब ऑफलाइन होगा तो आप आके वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो एक और बात कि बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें आपको एक बात बता दें कि एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 4-5 घंटा मेहनत करना होता है। मेहनत इसमें कि वीडियो बनता है, फिर उसको शॉर्ट करना होता है, फिर उसको यूट्यूब पर डाउनलोड करना होता है, तो इस सब में 4-5 घंटा लग जाता है। तो इतना ये है, आप लोगों को यही कहेंगे, कुछ भी अगर फ़ायदा हो रहा है, आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो वगैरह सब जब भी डाला जाए आपको पता लग जाएगा और मैसेज आप पर चला जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आज मेरा ये वीडियो जो ख़त्म हो रहा है इसके बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स।